औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। अ लाइट रॉड इज सपोर्टेड ऑन अ रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। कि एक हमारे पास लाइट रॉड है जिसका वेट मतलब कि लाइट सा है, उसको सपोर्ट किया गया है ऑन अ रफ फ्लोर, यानी कि उसका एक हैंडल वो एक रफ फ्लोर के साथ है और उसकी जो टेक है वो एक रफ वॉल के साथ लगाई गई। तो यहाँ पे दो बातें मतलब नोट करना ज़रूरी हैं कि जो फ्लोर है वो भी रफ़ है और जो वॉल है वो भी रफ़ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ बोथ, जो कि ज़ाहिर बात है कि मैंने बताया था कि जहाँ पे भी रफ़ का वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे हम उसके अलोंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेंगे। तो इट मीन्स वी हैव टू टेक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग फ्लोर एज वेल एज अलोंग रफ वॉल। तो दोनों सोर्सों में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बताया गया कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ बोथ वॉल एंड फ्लोर इज म्यू। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सिर्फ इसमें चेंज ये है कि उसमें सिर्फ बताया गया था कि जो फ्लोर है वो सिर्फ रफ है, जबकि वॉल है वो स्मूथ बताई गई थी। लेकिन इसके अंदर वॉल जो है वो भी बताई गई कि रफ है, यानी कि हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग फ्लोर भी लेनी है एंड अलोंग वॉल भी लेनी है। उसी तरह के क्वेश्चन है हाउ फार अप अ मैन, कि एक आदमी कितनी हाइट पे चढ़ सकता है, कैन क्लिम विदाउट स्लिपिंग टेक प्लेस, के वो जो है सीढ़ी जो है वो स्लिप ना हो, रॉड जो है वो स्लिप ना हो। तो इसके पहले हम एक रफ सी डायग्राम बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, ये आ गया। यहाँ पे ये हमारे पास लैडर है। तो ए बी सी, ठीक हो गया। तो अब चूँकि मैंने पहले बताया था कि अगर एंगल हमें ना दिया होगा तो हम एंगल वर्टिकल के साथ ले लेते हैं, दैट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एंगल हम अल्फ़ा ले लेते हैं, तो ये ए चूँकि ये फ्लोर है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आर होगा, और वॉल के लोग नॉर्मल रिएक्शन होगा एस। तो चूँकि फ्लोर भी रफ है तो यहाँ पे म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और यहाँ पे म्यू एस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग वॉल होगी, ठीक है। अब इस सारे की जो लेंथ है वो हम एल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे एम पॉइंट तक एक आदमी पहुँचता है, उसका जो वेट है वो अमूदन नीचे की जानिब अमल करेगा, और आदमी का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि एक्सिस से, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा तो इधर भी एंगल अल्फ़ा बनेगा। तो इसको हम ए प्राइम, तो ये हमारे पास रफ सी डायग्राम है। अब मैं आपको सेम यही नीट डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाली, कि ये हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ ए बी है, इसको एल से ज़ाहिर किया गया है, और ये फर्श है और ये हमारे पास दीवार है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये दीवार के साथ नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल मैंने कहा था कि वर्टिकल, अगर एंगल ना दिया हो, बताया ना गया हो कि कहाँ पे लेना, तो हम वर्टिकल के साथ लेंगे। तो ये एम यहाँ पे आदमी है, इसका डिस्टेंस ए से यानी कि फ्लोर से एक्स है, और इसका वेट जो हमेशा मुदन नीचे की जानिब अमल करेगा। यहाँ पे एंगल अल्फा तो यहाँ पे भी एंगल अल्फा बनेंगे। तो ये सेम वही जैसे हम डिफाइन करते हैं स्टार्ट में कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ द रॉड, अल्फा एंगल विद वर्टिकल, एम बी द पोजिशन ऑफ मैन, डब्ल्यू बी द वेट ऑफ मैन, आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर एंड वॉल रिस्पेक्टिवली, एक्स डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम फ्लोर, म्यू आर एंड म्यू एस बी द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड एंड वॉल रिस्पेक्टिवली। तो आपको याद होगा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बल्कि कुछ आपको स्टेप्स भी बताए थे कि हम पहले फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेंगे, उसके बाद हम लेंगे मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, पहले हम लेते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजेंटली अगर हम देखें इक्विलिब्रियम, तो कौन सी फोर्सेज हैं, एक हमारे पास है म्यू आर, और ये किससे बैलेंस हो रही है, एस से। तो इट मीन्स कि हम लेंगे एस इज इक्वल टू म्यू आर। अब वर्टिकली हमारे पास एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और एक ये फोर्स है। अब देखें इन दोनों की डायरेक्शन ऊपर की जाने भी यानी कि ऐड होंगी, और ये नीचे की जाने भी इससे बैलेंस होंगे। इट मीन्स कि डब्ल्यू इज इक्वल टू आर प्लस या आर प्लस म्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसको रीअरेंज करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की यही वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे
तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू स्केयर एस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसी को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास S की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बार फिर चलो हम ओरिजिनल डायग्राम की तरफ ही आ जाते हैं कि हमने मोमेंट लेना है। मैं ये वाली ओरिजिनल डायग्राम यहाँ पे रख देता हूँ, ये वाली। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि हमारे पास पहले तो हमने देखना है कि फोर्सेस कितनी, एक आर फोर्स है, एक म्यू आर है, एक वेट है, एक एस और एक म्यू एस है। तो आर और म्यू आर तो दोनों वैसे ही ए में से गुजर रही हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए ये दो फोर्सेस हम निगलेक्ट कर देंगे। पीछे हमारे पास बचे ये आदमी का वेट, ये एस और ये म्यू एस। अच्छा, तो हम इनके मोमेंट ले सकते हैं। अब देखें कि यहाँ से पकड़ के हम रस्सी की मदद से ऐसे खींचेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ से भी ऐसे खींचेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एस और म्यू एस की वजह से जो मोमेंट है वो कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज है। जो वेट है यहाँ से अगर हम रस्सी डाल के खींचें तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। इट मीन्स कि एस और म्यू एस का जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज और डब्ल्यू का मोमेंट क्लॉकवाइज है। तो हमारे जब हम मोमेंट लेते हैं तो हम क्या लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये देखें, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब मोमेंट का तरीका क्या होता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखें हमारे पास ये फोर्स है, मैंने बताया था कि अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो इससे ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बी सी। नेक्स्ट आ गई म्यू एस, ये वर्टिकल है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ए सी, यानी कि हॉरिजॉन्टल आ गया। ओके, डब्ल्यू ये वर्टिकली पड़ा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ए प्राइम। अब सिंपली सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि हमें क्या चाहिए, बी सी, ए सी और ए प्राइम की वैल्यूज चाहिए। तो हम ये ट्राइंगल्स लेंगे और ट्राइंगल से वैल्यूज लेंगे। तो अब देखें, फिगर को भी साथ साथ अपने जहन में रखें। ये मैं साइड पर रख देता हूँ फिगर, अगर ये नज़र आ जाए तो, ये नज़र आ रही थोड़ी बहुत, चलें इसको निकाल देते हैं। तो देखें, इस फिगर को साथ जहन में रखते हुए कि पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। मुझे पहले मैं वैल्यू चाह रहा हूँ इस बी सी की। ठीक है, तो इसके अंदर कॉस अल्फा बी सी पर ये आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्योंकि देखें ए बी सी ये अल्फा है, इसके कार्टी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी, ये हमारे पास क्या कॉस अल्फा, यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके निकाला तो बी सी इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा आ गया। इसी ट्राइंगल के अंदर अगर हम साइन अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहाँ से ए सी की वैल्यू होगी। दो वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब रहेगी तीसरी वैल्यू ए प्राइम। तो इसके लिए हम ये छोटी ट्राइंगल लेंगे ए प्राइम एम। ठीक है, तो इस अल्फा के सामने ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली यानी कि परपेंडिकुलर वाली। तो इसके लिए हमें साइन लेना पड़ेगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यहाँ से ए प्राइम की वैल्यू होगी। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे। इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करके आगे बचे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। सारे स्टेप्स जो हैं वो मैंने क्लियर कट लिखे हुए हैं कि एस और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की, म्यू एस आगे वैल्यू आ गई ए सी की, और ये वैल्यू आ गई ए प्राइम की। तो एस एल दोनों में से कॉमन निकाल लिया, और फिर हमने क्या किया, एस की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली हुई है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, एस की ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया। फिर नेक्स्ट देखें ज़रा कि टेकिंग साइन अल्फा कॉमन फ्रॉम लेफ्ट, कि हमने लेफ्ट साइड से साइन अल्फा कॉमन लिया, तो इधर था नहीं साइन तो इसके बटे में आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, कॉट अल्फा म्यू। ठीक हो गया, ये चीज़ इधर डिवाइड कर इधर आकर मल्टीप्लाई करेगी, और ये तो इट मीन्स कि मतलब या सिंपली इसको इधर ही रहने दें, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा यही डिस्टेंस है कि जो आदमी जो वो कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। इसके साथ ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये ज़रा ध्यान से समझने वाला है। अ रॉड 4 फीट लॉन्ग, एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है, 4 फीट है। अच्छा, पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर हमें लंबाई नहीं बताई गई। 2 बातें नोट कर लें कि अगर हमें रॉड की या सीढ़ी की लंबाई बताई जाए तो भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे, और अगर हमें कहा जाए कि यूनिफॉर्म रॉड है
तो भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे। अगर रॉड की या सीढ़ी की जो भी है उसकी लेंथ बताई जाए तो भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे, मतलब कि कंसीडर करेंगे। और अगर हमें कहा जाए कि यूनिफॉर्म रॉड है तो भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करेंगे। अ रॉड 4 फीट लॉन्ग रेस्ट ऑन अ रफ फ्लोर अगेंस्ट द स्मूथ एज ऑफ अ टेबल, कि एक टेबल है जिस समय आपको यहाँ पे चलो बाद में ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेबल के एक किनारे पे उसको उसकी टेक लगाई गई है जिसकी हाइट कितनी है 3 फुट है। इफ़ द रॉड इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, अगर रॉड फिसलने लगे व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, उसने बता दिया कि अगर हॉरिजेंटल के साथ उसका एंगल जो है रॉड का वो 60 डिग्री हो तो आपने क्या करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रफली ज़रा देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक टेबल पड़ा हुआ है तो उसकी हाइट जो है ना टेबल की वो हम ले लेते हैं कितनी है 3 फुट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इसका एज है तो यहाँ पे हम एक रॉड लटकाते हैं इस तरह का। ठीक है। तो अब रॉड जो है उसकी लेंथ है ए बी। तो इस तरीके से जैसे हम पहले क्वेश्चन करते रहे हैं ये हमारे पास वो बन जाएगा। अच्छा, इसको ए, इसको कह लेते हैं सी, इसको कह लेते हैं डी, चूँकि ये टोटल लेंथ ए तो बी ये रॉड की पूरी लेंथ है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये आर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि फ्लोर अगेंस्ट, एक जो उसका किनारा है वो फ्लोर के रफ फ्लोर के अगेंस्ट और दूसरा क्या है स्मूथ एज है। अब फ्लोर अगर रफ है तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या लेना है म्यू आर लेना। अब ये चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इसका रॉड का किनारा है वो यहाँ पे मतलब कि ये टेबल के किनारे के साथ लटका होता है। अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस तरह का होगा, क्योंकि देखें कि अगर ये दीवार है ना तो इसका तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह का होगा, लेकिन ये क्या है इस तरह का टेबल का कोना है तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा इस तरह का रॉड के साथ 90 का एंगल होगा। इट मीन्स के यहाँ पे। ठीक है। और जब भी ऐसा केस आए कि हमारे पास मतलब कि कोई एंगल बनो, जैसे कि यहाँ पे उसने बताया हुआ कि एंगल कितना 60 डिग्री है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम इसको कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास एस है ना, चूँकि ये नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर का है और ये किसका नॉर्मल रिएक्शन है टेबल का। अब ये अमूमन होना तो क्या चाहिए, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है मतलब कि वो हम अब दीवार के साथ है तो ये इससे सीधा दीवार के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसे कुछ टेढ़ा हो जाए यानी कि तो हमें भी क्या करना पड़ेगा उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखें इस ट्राइंगल की अगर हम बात करूँ कि ए सी डी, इसमें ये 90 का है ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। अब टोटल कितना है 90 है तो ये कितना बच जाएगा 60 डिग्री। इट मीन्स कि ये हमारे पास अब ये अगर एस है तो इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये सामने वाला क्या होगा एस साइन 60 डिग्री और ये वाला क्या होगा एस कॉस 60 डिग्री। ठीक हो गया जी। बाकी चूँकि मैंने बोला था कि उसकी लेंथ उसने दी हुई है तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है तो इसका यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जिसम का वो पॉइंट जहाँ पे उसका सारा वजन अमूमन नीचे की जानिब अमल करता है। तो टोटल रॉड की लेंथ अगर 4 फीट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा 2 फीट पे होगा। तो ये मैंने रफ सा स्केच दिया। अब इसमें नीट डायग्राम हम देखते हैं। तो इसमें देखें बच्चे कि ये हमारे पास है ए बी रॉड है। ये टेबल की लेंथ इसको मैं कह लेता हूँ कि ये कितनी है 3 फीट है। ठीक हो गया। यहाँ पे उसने बताया कि फ्लोर जो है वो रफ है तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये क्या आ गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। एंगल उसने बताया हुआ 60 डिग्री। और मैंने बोला था कि ये मैंने वैसे फिगर बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा, चूँकि रॉड की लेंथ ये है तो यहाँ पे मुझे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया है। और चूँकि टोटल रॉड की लेंथ कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है तो इट मीन्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा हाफ लेंथ पे होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी जिस्म का वो सारा वजन अमूमन नीचे की जानिब अमल करता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने ले लिया। अब टेबल है तो इसके एज का ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। मैंने बताया था कि जब टेढ़ा हो नॉर्मल रिएक्शन तो हम क्या करेंगे उसको कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये बड़ी ट्रायंगल देखी ए सी डी, तो इसमें ये 90 का ये 60 का तो टोटल 180 होता है। तो 90 और 60 150 तो पीछे कितना बचा 30।
ये क्रॉस एंगल है तो यहाँ पे 30 तो इधर भी कितना होगा 30। अब टोटल 90 है तो 30 है तो ये कितना होगा फिर 60। तो एंगल के सामने साइन होता है परपेंडिकुलर और साथ क्या होता है बेस, तो इसका इट मीन्स कि एस साइन 60 डिग्री और ये क्या आ गया एस कॉस 60 डिग्री। ये चीज़ इसमें मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ रॉड, ये कि 4 फुट है, वेट ऑफ रॉड एक्टिंग डाउनवर्ड, जी मिड पॉइंट ऑफ रॉड, आर एंड एस बी द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड एंड एज ऑफ द टेबल, म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड। अब हम देखते हैं कि फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम फोर्स को क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली। अच्छा अब देखिए हॉरिजॉन्टल, अब देखिए ना कि अगर मैं इसको ऐसे रखता तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कैसे ले सकता। अब तो मैंने इसके कंपोनेंट ले लिए कि एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या है वर्टिकल। अगर मैं इसको रिजॉल्व ना करता तो फिर मैं ये वाला जो काम था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट नहीं था ले सकता। ठीक हो गया। अच्छा अब हॉरिजॉन्टल एक ये आ रहा है एस साइन 60 डिग्री और एक हॉरिजॉन्टल क्या है म्यू आर, तो इट मीन्स क्या है साइन 60 डिग्री इसके इक्वल है म्यू आर के। वर्टिकली देख लें एक आर है, एक ये है और एक क्या है एस कॉस 60 डिग्री। तो एस कॉस 60 डिग्री और आर की सेम डायरेक्शन है, ये ऐड हो जाएंगे और डब्ल्यू से बैलेंस हो जाएंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू आर प्लस एस कॉस 60 डिग्री, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट मीन्स कि यहाँ से अब हम ऐसी कैलकुलेशन जैसे हम पीछे करते हैं करके एस की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट ए। तो फिर वही कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज हमें मोमेंट्स चाहिए। तो देखें आर भी इसी में से गुजर रहा है, म्यू आर भी इसमें से गुजर रहा है, इन दोनों का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। पीछे कौन कौन सी फोर्सेस बचे हैं, ये वाला वेट बचा है। हाँ अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट नोट कर लें कि जब हमने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लेना है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम उसके लिए हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चाहिए। लेकिन जब हमने मोमेंट फाइंड करना है तो तब हमें ये कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसका इट मीन क्या अगर हमारे पास ये एक फोर्स है, एक हमारे पास एस है, बस ये दो फोर्सेज हैं। ठीक हो गया। तो इसका परपेंडिकुलर चूंकि ये फिर इस रॉड के परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ए सी होगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ए प्राइम। तो देखें ज़रा, तो एस इंटू ए सी और डब्ल्यू इंटू ए प्राइम। एस ए सी जो एस है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और डब्ल्यू से क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज। तो ये अब हमने वही काम करना है कि ट्राइंगल्स में ए सी और ए प्राइम की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साथ हम इसको भी रख लेते हैं। तो साथ फिगर को भी देखें कि फिगर अगर आपको नज़र आ जाए तो ठीक है। अच्छा पहले मुझे वैल्यू चाहिए ए, चलो ए प्राइम की वैल्यू फाइंड। इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल होगी ए प्राइम जी। ये 60 है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, तो cos 60 डिग्री परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए प्राइम की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ए जी की वैल्यू वो कितनी है 2 है, क्योंकि टोटल रॉड की लेंथ कितनी है 4 है, तो ये कितनी है 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए। इसके लिए चूँकि ए सी जो है वो इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है तो इसका हम ट्राइंगल लेंगे ए डी सी। इसमें भी ये सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, तो परपेंडिकुलर की जो कि ये परपेंडिकुलर कितना है 3 फुट है, जो कि क्या है टेबल की लेंथ है, टेबल की हाइट है। तो साइन 60 डिग्री डी सी बटा ए सी। डी सी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और ए सी क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वैल्यू 3 है और ए सी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखें ज़रा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ से हमने एस को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है म्यू फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पहले भी हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी एस की वैल्यू निकाली हुई है, ये वाली। इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो है डब्ल्यू जिनमें आ रहा है वो एक साइड पे कर लें तो डब्ल्यू इधर ये कॉमन कट जाएगा और यहाँ से म्यू की वैल्यू ये आ जाएगी और इसको कैलकुलेटर के मदद सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। दैट इज़ योर फाइनल आंसर, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। इन दोनों क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।